Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I, Prabhav Sharma, welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपकी अपकमिंग एमपीपीएससी एई 2022 वैकेंसी के बारे में। और बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं तो जो आप हमारी टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 20 टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 20, जिसमें से आपके सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और डिटेल चाहिए तो आप जो टीसीपी का मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं या इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस सेशन पर आपके एमपीपीएससी एई के रिगार्डिंग ये आपका सेशन है। और इसमें हम आपके टोटल 3 सब्जेक्ट्स देखने वाले हैं, है ना, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम। सेकंड सब्जेक्ट होगा आपका स्टील और थर्ड सब्जेक्ट होगा आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो ये 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन देखें ताकि आसपास से भी अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सोम का क्वेश्चन है आपका, है ना। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे शेयर सेंटर के बारे में बात हो रही है। पॉसिबल लोकेशन ऑफ द शेयर सेंटर ऑफ द चैनल सेक्शन शोन बिलो in the symmetrical channel section shown in the figure below, which point is likely to be the shear center। शेयर सेंटर आपको यहाँ पर बताना है, P होगा, Q होगा, आपका R होगा या फिर S होगा, है ना। शेयर सेंटर आपका कहां पर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका P है, या पॉइंट आपका Q है, ये R है और ये आपका S है। तो बताएं कहां पर आपका शेयर सेंटर होगा। तो बेसिकली शेयर सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है अगर जहां से आपकी शेयर फोर्स पास हो रही होती है तो आपके पूरे के पूरा जो आपका जो पूरा का पूरा सेक्शन होता है उसमें कोई भी आपको ट्विस्टिंग देखने को नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए 2 सेक्शन है तो ये दोनों सेक्शन का जहां पर आपका सीजी होगा, यानी अगर आप इन दोनों सेक्शन के सेंटर को देखेंगे तो ये दोनों सेक्शन के सेंटर जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं जनरली शेयर सेंटर वहां पर होता है। लेकिन ये अदर सेक्शंस के लिए होता है। लेकिन जब आपका सी सेक्शन होता है तो उस सी सेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे बाहर की तरफ आपका शेयर सेंटर जो है वो लाई करता है। तो ये जो आपका पी पॉइंट होगा ये आपका यहाँ पर शेयर सेंटर होगा। और सिमेट्रिकल सेक्शन है, मैंने आपको बताया कि जहां पर अगर 2 सिमेट्रिकल सेक्शन है तो उनका जहां पर सीजी इंटरसेक्ट करेगा वहां पर आपका शेयर सेंटर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके ईएससी 2013 में पूछा गया था। एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ प्योर टॉर्जन। एक आपका सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है वो प्योर टॉर्जन पर है। यहां पर आपको बताना है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट। आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पर निकालना है तो उसका रेशियो क्या होगा। आसान शब्दों में आपको टाउ मैक्स और आपका जो सिग्मा होगा, है ना, सिग्मा बी मैक्स, इसके रेशियो को बताना है। तो हमें पता है कि जो आपका टाउ मैक्स होता है वो किसके बराबर होता है, आपका 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब के बराबर होता है ना। आपका जो टाउ मैक्स होता है वो किसके बराबर होता है, 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब के बराबर होता है। इसके अलावा आपका जो सिग्मा बी होता है ना, सिग्मा बेंडिंग जो आपका होता है वो किसके बराबर होता है, या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होता है आपका 16 पाई अपॉन डी क्यूब एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, है ना। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम लेना है तो प्लस वाला लेंगे। वैसे यहाँ पर प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। अब जब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा होगा किसी भी पॉइंट पर, है ना, जब आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा होगा और यहाँ पर केस क्या है, प्योर टॉर्जन का है ना, क्योंकि केस आपका यहाँ पर प्योर टॉर्जन है। तो प्योर टॉर्जन के केस में आपका सिर्फ और सिर्फ टॉर्जन आ रहा होता है, यानी कि जो आपकी बेंडिंग मोमेंट है वो 0 होगी। तो यहां से आपको सिग्मा बेंडिंग मिल जाएगा 16 पाई अपॉन टी क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। यानी कि सिग्मा बेंडिंग क्या हो जाएगा आपका 16 पाई टी अपॉन, सॉरी यहाँ पर आपका 16 अपॉन पाई डी क्यूब होगा ना, यहाँ पे ऊपर थोड़ी ना आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब।
इंटू टी। अब आप टाउ मैक्स और आपका सिग्मा मैक्स जो है इसके रेशियो को देखेंगे तो क्या होगा, 16t अपॉन पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 16t अपॉन पाई डी क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1, रेशियो 1। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है यहाँ पर वो सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम shear stress of a solid shaft of diameter d to the hollow shaft having external diameter d and internal diameter 0.5 of d। तो आपके दो शाफ्ट है ना, उसमें आपको रेशियो निकालना है। एक शाफ्ट जो है वो आपका सॉलिड शाफ्ट है जिसका डायमीटर डी है, और दूसरा आपका हॉलो शाफ्ट है। तो सॉलिड और हॉलो शाफ्ट के आपके बीच का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो पहले बात करते हैं हमारे सॉलिड शाफ्ट के बारे में, है ना। पहले हम बात करते हैं आपके सॉलिड शाफ्ट के बारे में। अगर आप सॉलिड शाफ्ट के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर जो आपका टाउ मैक्स होता है वो होता है 16t अपॉन पाई डी क्यूब के बराबर, है ना। ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा जब आप हॉलो शाफ्ट के बारे में बात करते हो तो वहां पे जो हमारा टाउ मैक्स होता है वो किसके बराबर होता है, जो आपका टाउ मैक्स होता है वो होता है आपका 16t अपॉन पाई डी क्यूब 1 माइनस डी अपॉन डी की होल पावर 4। ठीक है। अब इन दोनों का आप रेशियो निकाल दीजिए। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं तो यहां मिलेगा हमें 16t अपॉन पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब 1 माइनस, अब ये जो आपका स्मॉल डी है वो कैपिटल डी के 0.5 यानी आधा है। कैपिटल डी का क्या है, ये आपका आधा है। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए 0.5 ऑफ डी बाय डी की होल पावर 4। पाई डी क्यूब से पाई डी क्यूब आप काट दीजिए। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, है ना। ये आपका क्या होगा, 16t भी आएगा इधर पर, ये ऊपर आपका 16t भी आएगा। ये 16t से 16t कटा, पाई डी क्यूब से पाई डी क्यूब बचा 1 अपॉन, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। ये क्या चला जाएगा, ये आपके ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको डी से डी भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.94 के बराबर। इसके बराबर आपके 0.94 के बराबर। और ये 0.94 को आप क्या लिख सकते हो, 0.94 को आप 16/17 भी लिख सकते हो। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है जो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, 16/17, है ना। जब भी आप एक सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट के रेशियो को निकालोगे, ऊपर सॉलिड नीचे हॉलो, है ना। ये क्या है आपका टाउ ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टाउ ऑफ हॉलो। ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, 16/17 आता है। अगर आप चाहो तो इसका उल्टा भी याद रख सकते हो, हॉलो अपॉन सॉलिड, है ना। तो कोई भी पूछ सकता है, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका हुप स्ट्रेस और पॉइजन रेशियो, यहाँ पर आपसे हुप स्ट्रेन निकालने को बोला है। पॉइजन रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पॉइजन रेशियो आपको यानी कि म्यू की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.3, और आपको बताना है कि यहाँ पर आपका रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द हुप स्ट्रेन क्या होगा। तो हुप स्ट्रेन आपको पता ही है क्या होता है ना। हुप स्ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पर, हुप स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, ये पॉइंट पहले याद रखेंगे। हुप स्ट्रेन होता है आपका, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका पीडी अपॉन 4TE 1 माइनस म्यू, ठीक है। और जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है आपका 3PD अपॉन 4TE इंटू 1 माइनस म्यू। इन दोनों का आप रेशियो निकाल दीजिए, क्या बचेगा, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक, उल्टा निकालना है ना। ये आपका बचेगा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय हुप स्ट्रेन का रेशियो क्या बचेगा आपका, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, बस आपका 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका स्प्रिंग के ऊपर है। दो स्प्रिंग है, ठीक है। उनका स्टिफनेस आपको दी है K1 और K2, और इनको आपस में आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। किस तरीके से सीरीज में कनेक्ट कर रखा होगा, किस तरीके से सीरीज से कनेक्ट रखा होगा वो भी हम देखते हैं। ये आपकी
इस तरीके से जो स्प्रिंग्स हैं वो कनेक्टेड हैं। ये आपका K1 है और ये आपका K2 है ना, K1 और K2 है। तो अगर हम यहाँ पर इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, है ना, काफी रिपीट होता है। तो अगर हम यहाँ पर आपके इसका क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। इसका आप रेशियो ले लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा K1 K2, यहाँ पे मिल जाएगा K2 प्लस K1, और ये हो जाएगा आपका 1/K इक्विवेलेंट। लेकिन आपको क्या चाहिए, K इक्विवेलेंट चाहिए, तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस अब हम करेंगे आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस के, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, आपके ऐसे का क्वेश्चन है आपका। स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट बीम कैन बी सॉल्व्ड बाय, जो आपकी स्टैटिस्टिकली इनडिटर्मिनेट बीम होती है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड, एनर्जी मेथड, मैट्रिक्स मेथड, या फिर आपका फोर मूवमेंट इक्वेशन मेथड, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट मेथड, एनर्जी मेथड, मैट्रिक्स मेथड, या फिर आपका फोर मूवमेंट इक्वेशन मेथड। 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3 या 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो आपका मेथड्स होते हैं, एक होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, है ना। पहला कौन सा होता है आपका, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। सेकंड आपका होता है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। थर्ड आपका होता है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर होता है आपका मैट्रिक्स मेथड। फाइव होता है आपका एनर्जी मेथड। और सिक्स होता है आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सारे मेथड होते हैं, है ना। फोर मूवमेंट इक्वेशन मेथड हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर। यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालना है। स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो गिवन है। अगर यहाँ पर आप फिक्स है ना, ये आपकी यहाँ से भी फिक्स है और आपकी यहाँ से भी फिक्स है, ठीक है। तो इधर पे आपका रिएक्शन कितना आएगा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और एक ऐसे आएगा, एक मूवमेंट आएगा, टोटल तीन रिएक्शन इधर आएंगे, ठीक है। इधर पे भी सेम है, इधर से एक आएगा, इधर से एक आएगा और आपका एक इस तरीके से आएगा, तो तीन रिएक्शन आपके यहाँ पे आएंगे। अगर हमको क्या निकालना है, डीएस निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालना है, तो वो क्या होता है आपका आर माइनस ही होता है। रिएक्शन आपके कितने हैं, 6, माइनस अगर आप 3 करो तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो होगा वो सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया था। व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द बीम शोन इन फिगर। आपकी कौन सी डिग्री, मतलब व्हाट इज द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द बीम शोन इन द फिगर। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होगी अगर ये जो बीम आपको फिगर में शोन है उसके हिसाब से, ठीक है। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है आपका, टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होता है, जो भी आपकी टोटल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, माइनस कर दीजिए आप उससे टोटल रिस्ट्रेंड से, है ना। टोटल रिस्ट्रेंड कितने हैं, तो यहां पर अगर आपका हिंज है तो यहां पर रिस्ट्रेन कितने होंगे, दो होंगे। यहां पर रिस्ट्रेन आपके एक होगा और यहां पर आपके रिस्ट्रेन कितना होगा, एक होगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करें, तो यहां भी तीन डायरेक्शन पर ये मूव कर सकती है, यहां पर भी तीन डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यहां पर भी तीन डायरेक्शन पे मूव कर सकती है। तो डी के क्या हो जाएगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी अगर यहां पर कुछ ना होता तो ये नीचे भी जाती, इधर भी जाती और घूम भी सकती थी। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, तीन। इसमें भी तीन और इसमें भी तीन, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 into 3। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 3 into 3 माइनस जो आपके टोटल रिस्ट्रेन्ड है, यानी कहां कहां से आप उसको रिस्ट्रेन कितना कितना यहाँ पे किए हो, तो यहाँ पे 2 + 1 + 1 यानी कि 3। तो क्या हो गया है आपका 9 - 4 विच इज इक्वल्स टू 5। 5 के बराबर आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्रैक्टिकल
फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल internal energy in the structure with respect to the force applied at any point is equals to the deflection at that point of application of that force in the direction of its line of action. ये प्रिंसिपल को हम किस नाम से जानते हैं? The first partial derivative of the total internal energy in a structure with respect to the force applied at any point is equals to the deflection at the beam of application of the force in the direction of its line of action. इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं आपका कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है आपका? डेल ई डिवाइडेड बाय डेल एफ विच इज इक्वल्स टू डेल्टा, है ना, यही बताता है आपका। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू फोर्स अप्लाइड गिव्स यू डिफ्लेक्शन। क्या है आपका? ये क्या है आपका? पार्शियल डेरिवेटिव किसका आपने किया? इंटरनल एनर्जी का, ताकि आपको क्या मिल जाए? डिफ्लेक्शन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर बीम ऑफ रेडियस r इज फिक्स्ड एट द एंड एंड कैरी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड w ओवर द एंटायर लेंथ। किस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर? ये आपकी क्या है? एक बीम है, सेमी सर्कुलर बीम है, जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है r। ठीक है, रेडियस कितना दिया है हमें यहाँ पर? इसका दिया है रेडियस r, r और r। ठीक है, इसके ऊपर लगा है यूडीएल। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका? यूडीएल लगा हुआ है। W किलो न्यूटन पर मीटर में। अब आपको बताना है यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगी फिक्स सपोर्ट पे, ये आपका फिक्स सपोर्ट है अगर, तो इस पे जो बेंडिंग मोमेंट आएगी वो कितनी आएगी? बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स सपोर्ट ये किसके बराबर होगी? ये होगी आपकी डब्ल्यू आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो यहाँ से कुछ क्वेश्चन अब बात करेंगे हम स्टील के, है ना। कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके स्टील के कैसे आ सकते हैं। तो इन अ सिंगल लेसिंग सिस्टम द थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार में बी टेकन एस। अगर हम किसी की बात करते हैं अगर हम बात करते हैं सिंगल लेसिंग सिस्टम की, तो थिकनेस थिकनेस आपकी क्या होती है लेसिंग बार की, यानी थिकनेस आप क्या ले सकते हो ये आपको यहाँ पर बताना है। फॉर सिंगल लेसिंग की अगर बात करते हैं हम, फॉर सिंगल लेसिंग थिकनेस जो होती है आपकी वो होती है L/40। थिकनेस क्या होती है यहाँ पर आपकी? L/40, है ना। और अगर डबल लेसिंग की बात करते हैं तो डबल लेसिंग में जो आपकी थिकनेस होती है वो होती है L/60। डबल लेसिंग में होती है L/60 और सिंगल लेसिंग में होती है L/40। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Lacing bar shall be inclined. Lacing bar shall be inclined at an angle not less than and not more than to the axis of the built up member. तो जो आपका लेसिंग बार होता है उसको हम कितने से कितने डिग्री तक इंक्लाइंड कर सकते हैं? 40 से लेकर 70 डिग्री तक हम इसको इंक्लाइंड कर सकते हैं। सिंपल है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी तरीके के मतलब कोई ना कोई इससे आपको जरूर यहाँ से देखने को मिलता है। मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू डेड लोड और लाइव लोड। चाहे टेंशन की बात करो चाहे कंप्रेसिव की बात करो, किसी ना किसी कंडीशन से आपको एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो अगर आपका मेंबर है और उसमें कंप्रेसिव लोड आ रहा है फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड, है ना। यहाँ पर लोग 350 ज्यादा लगा देते हैं, पर 350 नहीं होगा यहाँ पर आंसर। क्या होगा यहाँ पर आंसर? 180 होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि अगर मेंबर में कंप्रेसिव लोड है ड्यू टू डेड लोड प्लस आपका लाइव लोड, तो जो लैम्डा की वैल्यू होती है मैक्सिमम वो होती है आपकी 180। अगर टेंशन मेंबर है ना, जहां पर आपका रिवर्सिबल ऑफ रोड हो रहा है ड्यू टू विंड और अदर देन विंड और सेस्मिक, तो भी वो 180 होता है। कंप्रेसिव फ्लैंज होता है अगर आपका, सेकंड क्या होता है यहाँ पर? कंप्रेसिव फ्लैंज। अगर कंप्रेसिव फ्लैंज है या फिर जो आपकी बीम है वो रिस्ट्रेन है अगेन लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, तो लैम्डा की वैल्यू होती है आपकी 300। और मेंबर अगर आपका
किसके जैसा है? मेंबर अगर आपका टाई के जैसे एक्ट कर रहा है तो वहां पे 350 होती है। तो जनरली आपसे ये पूछे जाते हैं, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है ना? आपके छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आपका यूपीपीएससी हो, चाहे आपका ईएससी हो, है ना? तो काफी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आपका, कंसीडरिंग द नेचर ऑफ लोडिंग ऑन गैंट्री गिडर, जो आपका गैंट्री गिडर है उसके नेचर ऑफ लोडिंग की अगर हम बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स आर टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइन ऑफ अ गैंट्री गिडर? कौन कौन से लोड यहाँ पर आप कंसीडर करते हो जब आप गैंट्री गिडर को डिजाइन करते हो, है ना? तो गैंट्री गिडर को हम किन किन लोड्स के लिए डिजाइन करते हैं, ये पूछा है। तो गैंट्री गिडर को डिजाइन करते वक्त आपको 3 लोड्स का ध्यान रखना होता है। गैंट्री गिडर को डिजाइन करते हुए आपको 3 लोड्स का डिजाइन करना याद रखना होता है। पहला होता है आपका रेजिस्ट लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल लोड। आपका लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल लोड। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल आपको दिख रहा है, यानी 2 और 3 आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ठीक है, लेकिन आपकी जो गैंट्री गेडर होता है वो लेटरली क्या होता है? अनसपोर्टेड होता है ना? तो लेटरली अनसपोर्टेड होता है और आपके गैंट्री लोड और लॉन्गिट्यूडनल लोड को रजिस्ट कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो यहाँ पर सही होगा। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर आपसे बात हो रही थी। ठीक है, नहीं नहीं, तीनों को रजिस्ट करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, लेटरल, गैंट्री और लॉन्गिट्यूडनल, यानी 1 2 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो गैंट्री गेडर आर डिजाइन टू रजिस्ट, सेम क्वेश्चन है ना? लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और आपके जो वर्टिकल लोड्स हैं इनको रजिस्ट करने के लिए हम आपके गैंट्री गेडर को डिजाइन करते हैं। एमपीपीएससी ने आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसको भी याद रखेंगे कि लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल, या फिर आप उसको गैंट्री लोड भी बोल सकते हो। तो इन तीनों लोड्स को रजिस्ट करने के लिए आप गैंट्री गेडर को डिजाइन करते हो। व्हाट इज द फेलियर ऑफ अ सेक्शन इन द गिवन फिगर? आपका जो फेलियर होगा, इस फेलियर को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल सकते हैं आपका क्या? इसको हम बोल सकते हैं वेब क्रिपलिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हो वेब क्रिम्पलिंग, है ना? दोनों एक ही है, तो ये दोनों आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो बी जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव लार्जेस्ट शेप फैक्टर? इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका शेप फैक्टर सबसे ज्यादा होगा? देखें, ये आपके अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनका आप शेप फैक्टर देख लीजिए। जैसे आई सेक्शन का 1.2 होता है शेप फैक्टर, ये आपका रिंग सेक्शन 1.27, स्क्वायर सेक्शन 1.5, सर्कुलर सेक्शन 1.7, डायमंड सेक्शन 1.2.0, ट्रायंगुलर सेक्शन 2.34 और आपका एच सेक्शन 1.55। तो यहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन, रेक्टेंगल का कितना होता है? रेक्टेंगल का आपका देखा आपने, रेक्टेंगल का शेप फैक्टर होता है आपका 1.5, तो ये हो गया आपका 1.5। इसके बाद आई सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है 1.2, 1.1.2। डायमंड सेक्शन की अगर बात करते हो आप तो वो होता है 2.0 और ये होता है आपका 1.7। ठीक है, 2.0 और आपका 1.7। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डायमंड सेक्शन का जो आपका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेप फैक्टर होगा, है ना? यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज। अगर हम प्लास्टिक एनालिसिस की बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर की, तो जो लोकेशन होती है प्लास्टिक हिंज की वो कहाँ पर होती है?
बताएं। कर्वेचर इज जीरो, कर्वेचर इज इन्फिनाइट, मोमेंट इज इन्फिनाइट एंड मोमेंट इज जीरो। तो इन प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो कर्वेचर है उसको हम कंसीडर कर कर चलते हैं क्या, इन्फिनाइट। ठीक है, और जो आपका पॉइंट ऑफ बीम होता है ना, वहां पर आपका जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पे, है ना, जहां पर आपका कर्वेचर इन्फिनाइट है, इस पॉइंट पे आपकी जो बीम है वो रोटेट कर सकती है एनी डायरेक्शन। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे याद रखेंगे, बीम कैन रोटेट इन एनी डायरेक्शन, बीम किसी भी डायरेक्शन पर रोटेट कर सकती है इस पॉइंट पर। अकॉर्डिंग टू IS 1800-2007 allowable vertical deflection for gantry girder with crane load is। तीन तरीके की क्रेन होती है, एक होती है आपकी मैनुअली ऑपरेटेड, एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन मोर देन 500, ये अप टू 500 किलो न्यूटन लोड या कैपेसिटी, और ये आपकी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन मोर देन 500। ये होगा आपका स्पान बाय 500, स्पान बाय 750 और स्पान बाय 1000। तो यहाँ पर आपका कौन से के बारे में पूछी जा रही है, अप टू 500 टन पूछा जा रहा है ना, अप टू, तो 750 सही होगा। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड अप टू, अगर इससे ज्यादा होता तो फिर आपका स्पान अपॉन 1000 होता। चलिए, आज के इस सेशन के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गिर्डर। जो आप वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वर्टिकल चाहे वो आपका चाहे हॉरिजॉन्टल हो, इसको ध्यान से देखिएगा। दो तरीके के स्टिफनर्स आप प्रोवाइड करते हो, एक आप वर्टिकल प्रोवाइड करते हो और एक आप प्रोवाइड करते हो हॉरिजॉन्टल। जब आप वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हो, है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं आपका, ये स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट बकलिंग, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट बकलिंग। ठीक है, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट बकलिंग, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेनली मैं बात करूं किसके बारे में, ये आप लिख लो स्टिफनर्स के बारे में। ठीक है, स्टिफनर्स की अगर हम बात करें तो बकलिंग के खिलाफ क्या करते हैं, ये आपका स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं आपका इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरमीडिएट स्टिफनर्स। ठीक है, अब दो तरीके के स्टिफनर्स होते हैं, एक होते हैं आपके वर्टिकल स्टिफनर्स और एक होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स। एक होते हैं आपके वर्टिकल और एक होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर वर्टिकल स्टिफनर्स के बारे में हम बात करें तो ये जो स्टिफनर्स होते हैं ये रजिस्ट करते हैं शेयर बकलिंग। ठीक है, क्या रजिस्ट करते हैं आपके, शेयर बकलिंग और आपकी बेंडिंग बकलिंग। ये आपकी शेयर बकलिंग और बहुत छोटी सी बेंडिंग बकलिंग। बेंडिंग बकलिंग कम, मेन आपकी जो रजिस्ट करती है वो शेयर भी करती है ना, बेंडिंग बकलिंग काफी कम। और जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होते हैं वो आपके बेंडिंग कंप्रेशन की वजह से जो बकलिंग आती है, बकलिंग ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन, बकलिंग ड्यू टू जो बेंडिंग कंप्रेशन होती है उसको रजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल क्या हो गया, शेयर बकलिंग, बेंडिंग बकलिंग,
और जो आपके हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स होते हैं वो आपके प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू बकलिंग, ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन। तो इस ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये वेब बकलिंग को रजिस्ट करने के लिए आप प्रोवाइड करते हो वर्टिकल स्टिफनर्स को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलें, तो इस सेशन के लिए इतना ही। कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप अपकमिंग वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो हमारा आचार्य बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिल जाते हैं लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, 8000 प्लस एमसीक्यू विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज एज पर एग्जाम पैटर्न, डाउट सॉल्विंग सेशन, पीडीएफ एंड नोट्स। अगर आपको पर्टिकुलर इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या डाउट है तो पिन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डेमो भी चेक कर सकते हैं, आपके जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे या जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने ये ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर सेशन पसंद आया तो यू कैन लाइक द सेशन, एल्स यू कैन डिसलाइक द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग और स्टे मोटिवेटेड।